इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सुन लीजिए पहले, नोट बाद में करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, सपोज करिए कि दो जनरल पॉइंट x1 x2 लें और जिसमें मान लें कि x2 बड़ा है x1 से। जनरल कोई पॉइंट है x1 x2, x2 बड़ा है और x1 छोटा है। तो एक फंक्शन f इस तरह से हो कि उसकी x2 पे वैल्यू x1 वाले से ज़्यादा रहे हमेशा, यानी कि एक तरफ से हर बड़े पॉइंट पे ज़्यादा आंसर हो, छोटे पे कम हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। x1 x2 जनरल पॉइंट दिया गया था, कोई उसकी फिक्स वैल्यू नहीं दी गई थी, बस ये कहा जा रहा था कि x2 बड़ा पॉइंट है, x1 छोटा पॉइंट है। तो एक फंक्शन f इस तरह से हो कि हमेशा बड़े पॉइंट पे ज़्यादा आंसर दे, छोटे पे कम दे, तो उस फंक्शन को ही कहा जाता है इंक्रीजिंग। अगर हम ग्राफ के टर्म में बात करें, हाँ जी, यहाँ पे x1 माने तो x1 पे फंक्शन की वैल्यू y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होता है। मान लिया कि x1 पे फंक्शन की ये वैल्यू आई, x2 अगर इससे बड़ा है तो आगे होगा, वहां की फंक्शन वैल्यू यानी कि y कोऑर्डिनेट इससे ज्यादा है। x1 छोटा पॉइंट है तो वहां का y कोऑर्डिनेट कम और बड़े पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट ज्यादा। फिर इसको x1 रखें, उससे आगे x2 रखें तो वहां पे वैल्यू और ज्यादा। देन ये x1 कंसीडर करें, आगे x2 लें तो वैल्यू और ज्यादा। यानी कि ऐसे कहिए कि जैसे जैसे राइट में मूव करें, ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो तो वो फंक्शन ही कहलाता है इंक्रीजिंग। ऐसा ही है। और इसका उल्टा डिक्रीजिंग फंक्शन, कि मान ले कि एक x1 x2 x1 से बड़ा पॉइंट लिया, तो कोई फंक्शन f इस तरह से हो कि उसके x2 पे वैल्यू x1 वाली वैल्यू से हमेशा कम आए, यानी कि हर बड़े पॉइंट पे कम आंसर दे, छोटे पे ज्यादा दे। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बड़े पे ज्यादा कम आंसर, छोटे पे ज्यादा, तो वो फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग। यानी कि इन टर्म्स ऑफ ग्राफ अगर हम बात करें तो x1 कोई एक जनरल पॉइंट यहां पे है, वहां पे फंक्शन की वैल्यू उसके y कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। मान ले कि ये y कोऑर्डिनेट है, तो x2 पॉइंट इससे बड़ा है तो वहां की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि y कोऑर्डिनेट पहले से कम हो जाए। x1 पे जो भी y कोऑर्डिनेट है उससे कम y कोऑर्डिनेट x2 पे है। फिर ये x1 कंसीडर करें, x2 इससे आगे चले तो वहां का y कोऑर्डिनेट और कम, ये x1 आगे x2 तो और कम। यानी कि जैसे जैसे राइट मूव करें, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा हो तो वो फंक्शन कहलाता है डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब कोई गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम डेरिवेटिव से चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव से कैसे चेक कर सकते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि हर बड़े पॉइंट पे ज्यादा आंसर आए तो इंक्रीजिंग, बड़े पे ज्यादा छोटे पे कम तो इंक्रीजिंग, और उल्टा कि बड़े पे कम आए छोटे पॉइंट पे ज्यादा है तो वो डिक्रीजिंग। अब कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या कौन सा डिक्रीजिंग होगा वो डेरिवेटिव से हम चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे इंक्रीजिंग में बताया गया कि आगे की तरफ मूव करेंगे राइट में तो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा होगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ बताया गया। इसमें देखिए कि किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या वो देख रहे हैं टेंजेंट हमेशा इधर की तरफ झुका होगा? इधर मतलब कि जैसे लाइन इधर हॉरिजॉन्टल है, ऊपर हम मूव करते जाते हैं, एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे आ गया तो 90 डिग्री का एंगल होता है, नहीं ऐसे इंक्लाइंड है इसका मतलब कि 90 से कम एंगल, और कोई लाइन ऐसे इंक्लाइंड है तो इसका मतलब कि 90 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखा जाए कि किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट x के साथ में अगर थीटा कोई एंगल बना रहा है तो वो थीटा देखिए तो ऑलवेज एक्यूट एंगल बन रहा है। कहीं भी चाहे वहां पे टेंजेंट दिखाया, आप चाहें तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, देखिए क्या वो भी इधर की तरफ इंक्लाइंड यानी कि एक्यूट एंगल। चाहे इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तब भी आपका एक्यूट एंगल।
तो हर एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका एक्स के साथ एंगल हमेशा एक्यूट में आ रहा है। तो इस पे जब tan निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अरे ठीक है, ये क्या है, एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, भाई tan थीटा का मतलब उस टेंजेंट का स्लोप ही ना। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव, और टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, एफ डैश एक्स से। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा। tan थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप किसका, टेंजेंट का, किस जगह पे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, और आर्बिट्रेरी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, एफ डैश है। तो एफ डैश ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा। तो जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। जबकि डिक्रीजिंग वाले में बात करें तो यहां देखिए, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट एक्स के साथ मान ले कि फाई एंगल बना रहा है, तो ये फाई हमेशा इधर की तरफ झुका हुआ है, यानी कि एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। और सही है, इस पे tan कैलकुलेट करेंगे तो वह हमेशा नेगेटिव वैल्यू का होगा। और tan फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, और जनरल पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, एफ डैश एक्स से, यानी कि एफ डैश एक्स इसमें क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। तो एफ डैश का अपोजिट साइन आना, यही एक चेक करने का तरीका मिल गया। क्या फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, अगर पॉजिटिव साइन का है तो वो इंडिकेट करेगा कि इंक्रीजिंग है, और नेगेटिव साइन का है तो वो इंडिकेट करेगा डिक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और सुनिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या था कि राइट मूव करने पे वैल्यू बढ़े तब वो इंक्रीजिंग है, और वही राइट मूव करने पे वैल्यू घटे तो डिक्रीजिंग। यानी कि एक तरफ से राइट साइड की तरफ जब मूव कर रहे हैं तो वैल्यूज किस तरह से आ रही है उसके हिसाब से नाम दिया गया है। तो आई थिंक इसका भी मतलब समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि राइट मूव करने पे फंक्शन किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि किस तरह की वैल्यूज दे रहा है, उसी के हिसाब से तो नाम दिया गया है। राइट मूव करने पे बढ़ रहा था तो इंक्रीजिंग, राइट मूव करने पे घट रहा था तो डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि राइट मूव करें तो नो डिक्रीज ना करें, राइट मूव करें तो फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा होगा तो उसी को कहा जाएगा नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग यानी कि डिक्रीज ना करें, और डिक्रीज नहीं करने का क्या मतलब कि या तो बढ़ रहा हो या कांस्टेंट रह जाए, बढ़ रहा हो या कांस्टेंट रह जाए। तो ऐसे कह लीजिए कि एक जनरल पॉइंट x2 x1 से बढ़ा लें, तो कोई फंक्शन f इस तरह से हो कि उसकी x2 पे वैल्यू x1 वाले से बड़ा या बराबर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि f इज नॉन डिक्रीजिंग है। सही है। ग्राफ में अगर बात करें कि किस तरह का दिख रहा होगा, तो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे राइट में मूव करें या तो वैल्यू बढ़ रही है या बराबर रह जा रही है। तो मान लिया कि जैसे ऊपर की तरफ चले इधर वैल्यू बढ़ रही हो, या फिर इधर बराबर रह रही हो, या इस तरफ से चल रहा हो, कॉर्नर मत बनेगा कुछ इस तरह से। ये अब इसी में तो कहेंगे कि राइट साइड में चलने पे ये घट नहीं रहा है, कहीं भी घट तो नहीं रहा है, यानी कि नॉन डिक्रीजिंग है। अरे हाँ ये ना, तो इसका पहचान क्या होगा, क्या बता सकते हैं, इसका पहचान क्या होगा, इंक्रीजिंग का क्या पहचान था, एफ डैश पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा कि एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, और टेंजेंट का स्लोप एफ डैश से आता है, एफ डैश पॉजिटिव आ रहा है। क्या इसके किसी जनरल पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के बारे में बता सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। भाई जैसा अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे पॉजिटिव होगा, लेकिन कांस्टेंट बनता हुआ भी दिख रहा है, तो कांस्टेंट जहां भी बनेगा वहां पे टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल होगा, और स्लोप कितना देगा, जीरो। तो इसकी पहचान है कि इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। पिछले वाले में क्या था कि सिर्फ पॉजिटिव था, अब क्या बताया गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अरे क्लियर हो गया। तो नॉन डिक्रीजिंग का भी पहचान हम डेरिवेटिव से ही कर सकते हैं। क्या इसका पहचान आया कि एफ डैश पॉजिटिव है एज वेल एज जीरो बनने का भी चांस है,
तब वो नॉन डिक्रीजिंग में शामिल होगा, और अगर एब्सोल्यूट पॉजिटिव ही आ रहा है तो फिर वो इंक्रीजिंग में शामिल होगा। अरे क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ डैश सिर्फ 0 हो जाने से काम नहीं चलेगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मस्ट होल्ड फॉर सम कंटिन्यूअस इंटरवल। जैसे, एक मिनट जरा बताइएगा, ऊपर के ग्राफ में अगर मैं पूछूं कि एफ डैश 0 कहां पे दिख रहा है, कहां पे 0 हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक पॉइंट मान लिया कि जैसे यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया 10 है, तो आप कहेंगे कि वो सारे एक्स जो 5 से बड़ा और 10 से छोटा है, यानी कि पूरा आप एक इंटरवल आंसर देंगे 5 से 10 तक। तो ऐसे ही होना चाहिए कि एफ डैश एक्स 0 कहां पे हो रहा है, तो कोई एक इंटरवल होना चाहिए कि एक पार्टिकुलर के यहां से यहां तक, चाहे वो छोटा इंटरवल हो या बड़ा हो, लेकिन इंटरवल में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं कि जो 0 बनाते हैं लेकिन किसी इंटरवल में नहीं, बल्कि कुछ अलग अलग 1-2 पॉइंट पे। तो अगर 1-2 पॉइंट पे 0 बना रहे हैं तो एक तरह से उनका 0 बनना वो इग्नोरेबल होगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग में ही शामिल होगा। ऐसे ही जैसे प्लेन की लैंडिंग तभी कंसीडर की जाती है कि जब ग्राउंड पे आके कुछ देर के लिए स्टे करे। ऐसे ही पता चला टच करके चला गया तो उसको लैंडिंग नहीं कहते हैं, नहीं कहेंगे कि लैंडिंग हुई है। तो वही बात हो रही है कि कांस्टेंट एक पूरा एक इंटरवल में हो, तब जाकर के हम उसको एज ए नॉन डिक्रीजिंग में कंसीडर करते हैं। अरे क्लियर है? रुक जाइए, वापस वो लिखने के लिए दूंगा मैं। कहने का मतलब कि पहले ये पूरा टॉपिक क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लिया कहा जाए एफ रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स इज, ऑप्शन दे रखा था क्या, इंक्रीजिंग, एक दे रखा था डिक्रीजिंग, एक दे रखा था नॉन डिक्रीजिंग, और एक दे रखा है नॉन इंक्रीजिंग। ये पूछा है। पता है कि इन सब का आंसर डेरिवेटिव के साइन से ही आएगा। क्यों? कैसे? इंक्रीजिंग कैसे पता चलता है? कि जब एफ डैश पॉजिटिव सिर्फ हो, ग्रेटर देन 0, तब इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0। नॉन डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नॉन इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। नॉन इंक्रीजिंग यानी कि इंक्रीज ना करे, तो इंक्रीज ना करने का मतलब कि डिक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। तो एक तरफ से डिक्रीज वाला ही कंडीशन लगाया गया है, चूंकि कुछ जगह कांस्टेंट होगा तो एफ डैश 0 आ गया है। सही है? तो ये सारे आंसर दिए जाते हैं डेरिवेटिव के साइन से। तो यही एफ एक्स लिखा हुआ है, हमने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसके बारे में देखना है कि सारे रियल लाइन पे क्या ये पॉजिटिव साइन का है या नेगेटिव साइन का है या दोनों पॉसिबिलिटी है। एक्स के बारे में दिया हुआ कि कोई भी रियल वैल्यू रखिए तो नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? -1 से 1 के बीच में। ऑब्वियसली कॉस की जानकारी होनी चाहिए तभी आंसर कर सकते हैं। तो कॉस के अबाउट ये जानकारी है कि कॉस एक्स हमेशा -1 से बड़ा, -1 से बड़ा ही होता है, उससे नीचे तो जाता नहीं है। तो -1 ऐड करेंगे तो कॉस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सही है? यही एफ डैश एक्स है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, क्या आंसर मिला? नहीं, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये साइन किसके हैं भाई, सिम्टम्स किसके दिख रहे हैं, नॉन डिक्रीजिंग का, उसी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा कि सिर्फ 0 देख के खुश मत हो जाइए, एफ डैश 0 बन कहा रहा है उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी सिम्टम्स तो इसके वाले दिख रहे हैं, लेकिन आगे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स 0 हो कहां पे रहा है, कि व्हेन एफ डैश एक्स इज 0
तो एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू जब -1 हो, और -1 कॉस की वैल्यू कब होगी, तो आप कहेंगे कि पाई पे या 3 पाई पे या 5 पाई पे या 7 पाई पे, इस तरह कई सारे आप पॉइंट्स बताएंगे। लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये आप पॉइंट अलग अलग बता रहे हैं, कोई इंटरवल नहीं बता रहे हैं। यानी कि दीज आर पॉइंट्स नॉट इंटरवल, ये इंटरवल नहीं है। कोई एक इंटरवल होना चाहिए, आप बता सके कि यहां से यहां तक 0 हो रहा है, तब तो हम इस वाली कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो चूंकि ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, इंटरवल नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से एफ डैश 0 आने के बावजूद भी ये इंक्रीजिंग में शामिल होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। अरे ठीक है, क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग में होने के लिए क्या था कि एफ डैश 0 तो हो, लेकिन 0 कोई एक कंटिन्यूएशन के इंटरवल में होना चाहिए। तो हमें 0 बनता तो दिख रहा था, लेकिन कहां पे 0 हो रहा है तो वो हमने निकाला, तो हमें इंटरवल नहीं मिला। इंटरवल नहीं मिला, इसका मतलब कि ये नॉन डिक्रीजिंग में शामिल नहीं होगा, इंक्रीजिंग में शामिल होगा। क्लियर हो गया? ठीक। अरे ठीक है, क्या ठीक है, क्या ठीक है, क्या होगा, इंक्रीजिंग कब होगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, और नॉन डिक्रीजिंग में क्या फर्क है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। लेकिन इक्वल टू 0 कब हो रहा है वो देखना पड़ेगा, कि कोई एक इंटरवल होना चाहिए भाई कि यहां से यहां तक में 0 हो रहा है, चाहे वो छोटा इंटरवल ही क्यों ना हो। जैसे अगर सिर्फ ये कह दे कि 1 से 1.1 तक में 0 हो रहा है, तो 1 से 1.1 तक में भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे। यानी कि एक सिंगल पॉइंट तो नहीं है, वहां पे कई सारे पॉइंट्स मिल गए कि जिसमें 0 हो रहा है। तो एक इंटरवल होना चाहिए जिसमें एफ डैश 0 हो, तब वो नॉन डिक्रीजिंग में शामिल होगा। है सही है? इंक्रीजिंग वाले को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इसी को कहते हैं, और डिक्रीजिंग है तो उसी को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। है ठीक है, नाम बस है चेंज, स्ट्रिक्टली थोड़ा सा एम्फेसिस दिया जाएगा कि इन दोनों में फर्क है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखिए। इंक्रीजिंग इन होल डोमेन, और कलर तो चेंज ही नहीं हुआ, और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? अरे क्या कहलाता है? क्या मतलब, सुनिए, कह रहा है कि कोई फंक्शन पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग हो, पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग हो या पूरे डोमेन में डिक्रीजिंग हो, तो उस फंक्शन को कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। जैसे कोई ऐसा जानते हो तो बता दीजिए। क्या कहना चाह रहा है ये समझ में आ रहा है? पूरा डोमेन में एक जैसा हो, या तो सिर्फ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, यानी कि या तो ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा हो रेगुलर, या बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा हो रेगुलर, वही कहलाएगा मोनोटोनिक। कॉसेक्स, कॉसेक्स होता है, देख लेते हैं। हाँ,
कॉसेक एक्स, चलिए कॉसेक एक्स भी लिख दे रहे हैं। मतलब ये वाला है या नहीं है, मतलब इतना समझ में आ गया है कि हम क्या चाह रहे हैं। खैर कॉसेक का जो ग्राफ होता है ये रहता है, पढ़ा गया नहीं, कॉसेक तो पूरा ही है डोमेन में, पूरे डोमेन में। मॉड एक्स देख लेते हैं भाई, क्या यही वाला चाह रहे थे? मोनोटोनिक इसी को कहेंगे, मतलब पॉइंट क्लियर हुआ कि मोनोटोनिक किसको कहा गया, कि जो पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। पहचान लीजिए भाई कौन कौन से इसमें मोनोटोनिक है। नहीं, एक मिनट, मोनोटोनिक इसमें है तो कोई भी नहीं है। इनफैक्ट ये आपका नॉन मोनोटोनिक का एग्जाम्पल है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन मोनोटोनिक, क्योंकि मोनोटोनिक कहा गया था नॉन मोनोटोनिक। अच्छा, मोनोटोनिक नाम सुने इससे पहले कहीं? नहीं, मोनोटोनिक कभी मैथमेटिक्स के अलावा नहीं सुने? भाई आम बोलचाल में भी होता है कि यार आजकल लाइफ मोनोटोनस हो गई है। मोनोटोनस मतलब कि एक जैसा, कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं। जैसे एक होता है ना कि आदमी दिन भर पता चला कि पड़ा है, सो रहा है, फिर उठ के खाना खाया, सो गया, उठा, खाना खाया, सो गया, तो कहता है कि भाई कि एक ही जैसा लाइफ बस चल रही है, तो एक मोनोटोनस हो गई है। तो मोनोटोनस का मतलब ही हुआ कि एक जैसा, मतलब कि एक ही जैसा चलता रहे, कोई उतार चढ़ाव ना हो। तो मोनोटोनिक उसी से नाम लिया गया कि या तो थ्रू आउट बढ़ रहा है तो बढ़ते ही चला जाए, या घट रहा हो तो घटते ही चला जाए, वही कहलाता है मोनोटोनिक। ऑब्वियसली मोनोटोनिक ये नहीं है, ये वाला भी एग्जाम्पल बताया तो ये भी आपके नॉन मोनोटोनिक है। और ये जो आपने एग्जाम्पल बताया क्या मोनोटोनिक है? नहीं है, क्योंकि आप चाह रहे थे कि या तो थ्रू आउट बढ़े या थ्रू आउट घटे, तो ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक की अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया कि हमारे पास f(x) = log x की बात की जाए, log x का ग्राफ ये रहता है पूरे इंटरवल में, जितना भी इसका डोमेन है उस पूरे डोमेन में थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा होता है, एक जैसा इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब मोनोटोनिक। अरे सही है, हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इंक्रीज ही करे, डिक्रीज करे। जैसे e⁻⁻x की बात करें तो e⁻⁻x क्या होता है कि पूरे एंटायर डोमेन में डिक्रीज हो रहा होता है, तो इनफैक्ट ये भी आपका मोनोटोनिक है। तो ये आपके मोनोटोनिक का एग्जाम्पल है, ये भी आपका मोनोटोनिक का एग्जाम्पल है। अरे क्लियर हो गया? अगर मान ले f(x) = sin x की बात करें तो sin x ये ग्राफ रहता है, कैसा एग्जाम्पल है? ये नॉन मोनोटोनिक का है। और भी उधर बहुत सारे थे कि जो मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात सुनिए, sin x जो हमने लिखा है वो एक तरफ से पूरे रियल एक्सिस का इंटरवल पे अगर हम देख रहे हैं तो नो डाउट ये नॉन मोनोटोनिक है। हाँ, लेकिन अगर उसको स्प्लिट कर दे, यानी कि छोटे छोटे इंटरवल में, कि जिसमें मोनोटोनिक की तरह वो बिहेव करने लगे, लाइक sin x फंक्शन लिया और इंटरवल -π/2 से π/2 तक का ले लिया, तो sin x फंक्शन और इंटरवल -π/2 से π/2 तक लें तब तो मोनोटोनिक होगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि इस इंटरवल में पूरा बढ़ रहा है। या वही फंक्शन लेकिन इंटरवल π/2 से 3π/2 तक लें तब भी मोनोटोनिक होगा, क्योंकि 3π/2 तक यह है, डिक्रीज कर रहा है। या फिर 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक ले तब भी आपका मोनोटोनिक है। अरे ठीक है कि नहीं? तो वो इंटरवल जिसमें नॉन मोनोटोनिक फंक्शन एज ए मोनोटोनिक काम करने लगे, उन इंटरवल को कहते हैं मोनोटोनिक इंटरवल, मोनोटोनिक इंटरवल्स। ये समझ में आया मोनोटोनिक इंटरवल्स का क्या मतलब है? क्योंकि इस पर सवाल अक्सर पूछा जाएगा, एक फंक्शन दे देगा, कहेगा कि इसके मोनोटोनिक इंटरवल्स बताइए। वो जो फंक्शन दिया होगा एक्चुअल में नॉन मोनोटोनिक रहा होगा, तो उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में स्प्लिट करना होगा कि जिसमें मोनोटोनिक बने, तो उसको कहा जाएगा मोनोटोनिक इंटरवल। है क्लियर?
इसमें भी दो टाइप का इंटरवल है, जैसे मोनोटोनिक तो इसमें भी है और उसमें भी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो इस वाले इंटरवल को कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंटरवल। और इसमें मोनोटोनिक है लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो ये कहलाता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंटरवल। फिर ये वाला कहलाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इंटरवल। तो मोनोटोनिक इंटरवल में भी दो कैटेगरी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का। क्लियर? इतना डिस्कशन से ये तो समझ में आ गया कि दो टाइप का सवाल तो यहीं पे बन सकता है, कि जैसे कोई फंक्शन दे दे, पूछ दे कि वो मोनोटोनिक है कि नहीं वो, और बाय द वे वो नॉन मोनोटोनिक रहा तो उसमें मोनोटोनिक इंटरवल सेपरेट करने पे सवाल बन सकता है। तो लिखिए पहले इतनी बात। हो गया? चलिए बात सुनिए, ये हटा दो इधर। ठीक है, जैसे सवाल दिया जाए कि फाइंड इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक, नाम इसमें अभी मोनोटोनिक नहीं हुआ है। खैर, जैसे मान लिया कि सवाल दिया जाए, कहा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² और माइनस का 36x + 7। कहा गया कि फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज, एक ऑप्शन एक पार्ट दे रखा है कि इंक्रीजिंग और एक पार्ट दे रखा है कि ये डिक्रीज करे, कि वो इंटरवल बताइए जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज करे या जिसमें डिक्रीज करे। हाँ जी, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड होगा? एफ डैश एक्स के साइन से। तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, जो बन रहा है 6x² माइनस का 6x + 36। 6 कॉमन ले लिया तो x² माइनस x + 6 बन रहा है। फर्दर इसको फैक्टराइज करें तो ये मिडिल टर्म माइनस 3x, मिस प्रिंटिंग हो गई इसीलिए तो आगे अभी फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था। माइनस 36 है, तो 6 कॉमन किया तो ये आ गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 6x², तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करें तो माइनस 3x + 2x में, तो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा और इनमें से 2 कॉमन हो जाएगा, और फिर x - 3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो उसके बाद बचेगा x + 2। ये आपका एफ डैश एक्स निकल के आ गया। ऐसा ही है, क्या देख के लग रहा है कि एफ डैश एक्स एक सिंगल साइन का होगा क्या? मतलब एक ही साइन सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव रहेगा या चेंज होने का चांस रहेगा? चेंज हो रहा है, क्योंकि रूल है कि अगर कोई पोलिनोमियल 0 बन रहा है तो साइन चेंज होगा। तो फैक्टर इसका तो दिख ही रहा है कि भाई 0 बन रहा है -2 पे और 3 पे, तो इसका मतलब साइन चेंज होने के चांस है। साइन चेंज होगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप का होगा। तो पहला पार्ट में पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग इंटरवल, तो इंटरवल फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो वो इंटरवल जिसमें एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा उसका इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल का केस है, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा साइन स्कीम प्लॉट का ही पता चल जाएगा। एक फैक्टर -2 पे 0 हो रहा है, अगला फैक्टर 3 पे 0 हो रहा है। 3 से बड़ा x लेंगे तो इसका साइन रहेगा पॉजिटिव, और जैसे ही उसको क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव साइन, फिर इधर करेंगे तो पॉजिटिव साइन। वे भी कर्व, तो इधर पॉजिटिव है तो x के ऊपर दिखाया जाएगा, फिर x एक्सिस के नीचे और ऊपर लाई किए। तो इस डायग्राम से पता चल गया कि एफ डैश पॉजिटिव कब हो रहा है। पॉजिटिव कब हो रहा है? -∞ से -2 और 3 से लेकर के इंफिनिटी तक। यह आपके मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का आंसर हो गया। सही है। इसी तरह से अब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए, इधर हो चुका है, नोट हो गया, हो गया है। ठीक है, तो सेकंड उसी में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए, तो इंटरवल
फॉर डिक्रीजिंग, उसका क्राइटेरिया क्या था, एफ डैश एक्स नेगेटिव साइन का होना चाहिए। नेगेटिव साइन कहाँ पे हो रहा है, तो यही एफ डैश एक्स है, उसी का डायग्राम बना हुआ है। कहाँ पे हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू -2 से लेकर के 3 तक का, तो ये डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल हो गया है। ठीक है, चलिए नोट करिए। 6.2 मेरे ख्याल शुरू के क्वेश्चन इतने बेसिक हैं कि जो खुद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जितना अभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया गया उसे आप ट्राई करिए, नहीं तो कल इसी पे बात करेंगे और अभी आगे।